हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा। इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोग ये देखोगे कि डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। याद रखना, चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पूरे चैप्टर में फर्स्ट पार्ट आप जो पढ़ोगे दैट इज प्राइमरी डेटा, प्राइमरी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा पार्ट हम लोग जो कवर करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज पार्ट 2 विच इज सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले आज के लेक्चर में अगर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें, याद रखना प्राइमरी डेटा में भी आपको अलग अलग मेथड्स दिए हैं। मतलब डेटा कलेक्ट करने हैं तो प्राइमरी डेटा के अंदर भी दो तीन अलग अलग तरह के मेथड्स दिए हमको। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्राइमरी किसको बोलते हैं और सेकेंडरी किसको बोलते हैं, फिर चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग प्राइमरी सोर्स की बात करते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कि प्राइमरी सोर्स किसको बोला जाता है। यू डिसाइड टू कलेक्ट द बेसिक डेटा योरसेल्फ थ्रू द स्टैटिस्टिकल सर्वे, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स और विद द हेल्प ऑफ फील्ड वर्कर्स। मतलब सबसे पहली चीज, अगर मुझे किसी भी तरह का डेटा कलेक्ट करना है तो याद रखना डेटा कलेक्ट करने के लिए पहला ऑप्शन होता है कि मैं खुद पर्सनली क्या कर सकता हूं, डेटा कलेक्ट कर सकता हूं। खुद पर्सनली डेटा कलेक्ट करने का मतलब दो ऑप्शन है, या तो मैं खुद जाऊंगा एक एक के पास डेटा कलेक्ट करने के लिए, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं एक अपनी टीम अपॉइंट करके रखूंगा और अपनी टीम को भेजूंगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, जिसको आप चाहो तो इन्वेस्टिगेटर भी बोल सकते हो और चाहो तो फील्ड वर्कर भी बोल सकते हो, जो मेरे बिहाफ पे जाके क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका ध्यान रखेंगे। एंड व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज you are relying on primary source. Thus, primary source of data implies the collection of data from its source of origin. जो मेन सोर्स ऑफ ओरिजिन है ना, वहां से ही मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। मैंने किसी और के थ्रू डेटा कलेक्ट नहीं किया है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर मुझे आपके मार्क्स पूछने हैं तो मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूं, मैंने किसी और से आपके बारे में पूछा नहीं है। पर्सनली हम उस इंसान से जाके डेटा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। एंड इट ऑफर्स यू द फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। भाई ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है ये, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। आप समझो अगर आपसे रिलेटेड डेटा मैंने किसी और को पूछा होता तो शायद वो सेकेंड हैंड डेटा था, लेकिन आपसे मैं कलेक्ट कर रहा हूं पर्सनली या मेरी टीम कलेक्ट कर रही है तो उसको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बोला जाता है। मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे हम उसको। अच्छा, ये प्राइमरी था, तो सेकेंडरी में ऑब्वियसली इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इंप्लाइज ऑब्टेनिंग द रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी और एन इंस्टीट्यूशन। आप लोग डेटा किससे कलेक्ट कर रहे हो, किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन से। सपोज मैंने आपको बोला पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना है, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जो दिमाग में आता है वो आता है पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट। आप वहां पे जाओ, वेबसाइट पे आपको हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन, उससे रिलेटेड सारा डेटा मिल जाएगा। क्या डेटा एक एक करके आपने कलेक्ट किया या आपकी टीम ने कलेक्ट किया? नहीं, आपने तो सीधा किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन के पास जाके वहां से डेटा क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। सपोज आपको बर्थ रेट या डेथ रेट पता करना था, मैंने बोला कि यार मुझे मेरी सिटी का बर्थ रेट या डेथ रेट पता करना है। मैंने एक काम किया कि एएमसी में चलते हैं, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वहां से डेथ रेट का डेटा मैं डायरेक्टली क्या कर लूंगा, कलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, क्या मैंने वो डेटा कलेक्ट किया पर्सनली? नहीं, एजेंसी ऑलरेडी वो डेटा लेके बैठी थी, उनके पास वो डेटा का पोजीशन था और मैंने वहां से उस डेटा को सिर्फ क्या किया है, कलेक्ट कर लिया है। सो वी आर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम एन एजेंसी और एन इंस्टीट्यूशन विच इज ऑलरेडी इन पोजीशन। मतलब उनके पास ऑलरेडी उस डेटा का अवेलेबिलिटी था और हमने वहां से सिर्फ डेटा क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया है। ये प्राइमरी डेटा, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, तो ये सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है। इसी में सेम इसी तरीके से जैसे प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स है, उसी तरीके से डेटा की बात की है, मीनिंग तो सेम ही रहने वाला है। उसका रीजन है वो सोर्स था, ये डेटा है, मतलब ये रॉ इंफॉर्मेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। प्राइमरी डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम from the beginning to the end are called primary data.
सोर्स ऑफ ओरिजिन से। मैंने बोला ना पहली बार ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, आज तक ये डेटा कलेक्ट हुआ ही नहीं था। तो जब फर्स्ट टाइम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी डेटा बोलेंगे। The concerned investigator is the first person who collects the information. The primary data are therefore the first hand information. To illustrate, you may be interested in studying the socio-economic state of those students in your class 11 who secured first division in their matriculation exam. You collect information regarding their pocket allowance, their family income, educational status, their family members and the like. अच्छा, आपको ऐसा है कि आपको अपने स्टूडेंट्स के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पता करना है, उनका फैमिली बैकग्राउंड है, उनकी इनकम है, उनका स्टेटस है, उनका एक्सपेंडिचर है, जो भी है। आप खुद पर्सनली अगर एक एक के पास जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, देन इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी डेटा। फर्स्ट टाइम ये इंफॉर्मेशन क्या हुई है? कलेक्ट हुई। एंड इन द सेम वे secondary data are those which are already in existence and have been collected for some other purpose। मतलब ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है ना, ये मेरे पर्पस के लिए कलेक्ट नहीं हुआ है, किसी और पर्पस के लिए हुआ है। आप समझो अगर एएमसी ने डेटा कलेक्ट किया डेथ रेट, क्या उन्होंने मेरे लिए डेटा कलेक्ट किया था? नहीं, उनका पर्पस शायद कुछ और था। बस मैंने सीधे सीधे वहां से डेटा क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। तो याद रखना, पर्पस उनका अलग है और मेरा अलग है। यहाँ पे आप अपने पर्पस के हिसाब से कलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर्पस के हिसाब से डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा है। एंड दिस डेटा आर देयरफॉर कॉल्ड सेकंड हैंड डेटा। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला था? फर्स्ट हैंड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? सेकंड हैंड। एंड ऑब्वियसली सिंस दिस डेटा हैव ऑलरेडी बीन collected by somebody else, these are available in the form of published and unpublished reports। हम लोग है ना मेथड्स पढ़ेंगे। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स है, सेकेंडरी डेटा के लिए भी अलग अलग मेथड्स है। अच्छा, सेकेंडरी डेटा में दो मेथड है बोल रहे हैं। एक तरीका है वो है पब्लिश्ड, और दूसरा जो तरीका आपके पास वो है अनपब्लिश्ड, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो याद रखना, सेकेंडरी कितने पार्ट में? दो, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। आई होप सबसे पहले आप सबको चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए। चैप्टर में हम लोग कवर क्या करेंगे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आज के लेक्चर का सबसे मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज प्राइमरी डेटा। अच्छा, प्राइमरी डेटा में हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग कौन सी चीजें कवर करेंगे? एक हम कवर करेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कौन सा कवर करेंगे? सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके साथ हम लोग कवर करेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एक हम लोग कवर करेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और एक हम लोग कवर करेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू। सबसे पहले जब हम लोग पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं, इसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू के अंदर कितने मेथड है? 3। पर्सनल इंटरव्यू में कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। भाई सबसे इजी मेथड है और सबसे कॉमन मेथड है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच द डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। मैं पर्सनली आपके पास से क्या कर रहा हूं? डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। मैं अगर डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, मेरी टीम कलेक्ट कर रही है, तो हमको क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टिगेटर। आप अगर आंसर दे रहे हो तो आपको क्या बोला जाएगा? रेस्पोंडेंट। तो एक होता है इन्वेस्टिगेटर, तो दूसरा होता है रेस्पोंडेंट। एंड इन अदर वर्ड्स, द इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिशेस द डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन फ्रॉम whom the information is to be obtained. The success of this method, however, requires that the investigator should be diligent, he should be efficient, impartial and tolerant। अच्छा, मुझे अगर आप लोगों से डेटा कलेक्ट करना है तो इंटेलिजेंस, अच्छा इम्पार्शियल, कोई तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए, टॉलरेंस लेवल अच्छा होना चाहिए डेटा कलेक्ट करने में। अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज है तो ही आप क्या बन सकते हो? एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, और ये मेथड सक्सेसफुल हो सकता है। तो इंटेलिजेंस की बात करें, टॉलरेंस की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, ये सब होना चाहिए आप लोगों के अंदर। एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन। वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन जाननी थी, सीधा वर्कर्स के पास चला गया और उन्हीं को क्वेश्चंस पूछ लिए मैंने। तो ये कौन सा मेथड है? ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, डायरेक्टली उन्हीं से जाके बात कर रहे हैं हम लोग।
लेकिन ऑब्वियसली मेथड के कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सूटेबिलिटी होगी। सबसे पहले हर एक मेथड में सूटेबिलिटी कवर करेंगे, ये मेथड कहां पर सूटेबल है और कहां पर सूटेबल नहीं है। फर्स्ट वन, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड एंड नॉट वेरी लार्ज। भाई देखो 15-20 लोग हैं, 25-50, 100 लोग हैं, तब तक ठीक है, एक एक से जाके डेटा कलेक्ट कर सकता हूं। बट इमेजिन करके देखो, अगर मुझे 5 लाख लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, तो क्या ये मेथड सूटेबल है? नहीं है। तो बोले जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लिमिटेड हो तब ये चलेगा, उसके अलावा नहीं। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड। आपको ऐसा है कि सर जो डेटा चाहिए ना वो एकदम ओरिजिनल चाहिए, 100% एक्यूरेट चाहिए, तो भी आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, किसी और के ऊपर आप रिलाय कर सकते नहीं है। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। अच्छा, मुझे सीक्रेसी मेंटेन करनी है। मैं चाहता हूं कि वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो सिर्फ मेरे ही पास रहे, मेरी ही कंपनी के पास रहे, बाहर इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, तो भी आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। मतलब आप खुद जाओगे, अपनी टीम को भेजोगे। नेक्स्ट वन, द एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। देखो किसी एजेंसी या कहीं से डेटा कलेक्ट करते हो ना, तो एक्यूरेसी शायद कम हो जाती है, या किसी इंसान से पूछते हो या कुछ। मैं पर्सनली अगर आपसे पूछ रहा हूं, मेरी टीम अगर पर्सनली आपसे पूछ रही है, तो डेटा एक्यूरेट ही आएगा, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट। मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आसानी से क्या कर सकता हूं, अचीव कर सकता हूं, तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाएगी इसमें। एंड लास्ट वन, व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड। कुछ केसेस में मुझे ऐसा है कि भाई मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना ही पड़ेगा आपके साथ, रिस्पोंडेंट के साथ। रिस्पोंडेंट से नहीं मिलूंगा, मेरा काम ही नहीं होगा। तो इन सब केसेस में कंपलसरी हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? तो इन सब में यूज करेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये किसकी बात हो रही है? सूटेबिलिटी की बात हो रही है। एंड सूटेबिलिटी अगर देख ली तो देखना एडवांटेजेस काफी हद तक सेम मिलेंगे आप लोगों को। सबसे पहला एडवांटेज, चेक करो ओरिजिनलिटी था सूटेबिलिटी में, डेटा जो कलेक्ट कर रहे हो कैसा आएगा, ओरिजिनल डेटा आएगा। सेकंड वन, एक्यूरेसी। भाई डेटा मैंने खुद ने कलेक्ट किया है, डेफिनेटली एक्यूरेसी तो उसमें क्या होगी, मेंटेन होगी ही होगी, बिना एक्यूरेसी पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। नेक्स्ट वन, रिलायबिलिटी। अच्छा, यहां पर जो डेटा है ना वो रिलायबल है। आप एक चीज समझो, कोई और इंसान से डेटा कलेक्ट करूंगा ना, शायद ट्रस्ट इश्यू हो सकते हैं, मैं उस पर रिलाय नहीं कर सकता कि यार डेटा सही है या नहीं है। लेकिन मैंने खुद ने, मेरी कंपनी ने डेटा कलेक्ट किया है, तो मैं डेफिनेटली उस डेटा पे क्या कर सकता हूं, रिलाय कर सकता हूं। एंड नेक्स्ट वन इज रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा था, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूछा कि 10th स्टैंडर्ड में आपके कितने परसेंटेज थे, आपने बोला सर 82। चलो डेटा कलेक्ट करना ना, हो सकता है मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछ लूं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, आप कौन से सब्जेक्ट में वीक थे, अब आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये सारी चीज। तो आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो पर्पस है वो तो ठीक है, बट उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस भी डेफिनेटली सामने वाले को क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्मिटी। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। मैं जब डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, मेरी टीम कलेक्ट कर रही है, तो यूनिफॉर्म तरीके से डेटा कलेक्ट करेंगे। मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन पूछे हैं, वही 5 क्वेश्चन में शायद किसी और को पूछूंगा, वही 5 क्वेश्चन किसी और को पूछूंगा। एक ही तरीके से यूनिफॉर्मिटी के साथ जब डेटा कलेक्ट होता है ना, तो याद रखना इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। मतलब चीजों को कंपेयर करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बहुत आसानी से डेटा को आप लोग कंपेयर कर सकते हो। एंड लास्ट वन, इलास्टिक। भाई इलास्टिक का मतलब होता है चेंज। क्वेश्चन पूछते टाइम अगर मुझे क्वेश्चंस के अंदर कोई एडजस्टमेंट करना है, कोई चेंजेस करने हैं, कुछ आगे पीछे करना है नंबरिंग का या कुछ भी, मैं आसानी से कर सकता हूं। किसी क्वेश्चन को लास्ट में पूछना है, किसी क्वेश्चन को फर्स्ट पूछना है, कंप्लीटली मेरे ऊपर है। तो याद रखना इलास्टिक है, एडजस्टमेंट करना पॉसिबल है। मैं चाहूं उस हिसाब से क्या कर सकता हूं, चेंजेस कर सकता हूं। अच्छा, एडवांटेज देखें तो चलो एक बार डिसएडवांटेज भी चेक कर लेते हैं, कौन से डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट वन, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मैंने बोला 5 लाख लोग हैं, 7 लाख लोग हैं, तो क्या ये मेथड सूटेबल होगा? नहीं होगा। सूटेबिलिटी में पढ़ा था आपने ये पॉइंट।
ध्यान रखना, अगर आपको सूटेबिलिटी आती है तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट वन, पर्सनल बायसनेस। अच्छा, बोल रहे हैं शायद इन केस बायसनेस यहां पे आ जाए, पार्शियलिटी। हो सकता है डेटा कलेक्ट करते टाइम अगर इन्वेस्टिगेटर खुद बायस्ड निकला, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो शायद कुछ केसेस में बायसनेस एग्जिस्ट कर सकती है। एंड कॉस्टली। अच्छा, मेथड बहुत कॉस्टली है, क्योंकि अगर एक एक से डेटा कलेक्ट करने जाऊंगा टाइम भी लगने वाला है और कॉस्ट भी मेरी ज्यादा इनकर होगी। सो टाइम, कॉस्ट, एफर्ट्स सब ज्यादा लगेगा इस मेथड में। एंड नेक्स्ट वन, लिमिटेड कवरेज। मतलब बहुत कम लोगों को कवर कर सकते हैं यार, 20, 25, 50, 100, 200, 300, ठीक है। ज्यादा लोगों को कवर करने का अगर आप सोच रहे हो इस मेथड से, तो वो चीज जल्दी से पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक आप लोगों ने जो सबसे पहला मेथड कवर किया, वो पहला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या नाम है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अच्छा, इसके साथ साथ जो सेकंड मेथड इन्होंने आपको दिया है, वो दिया है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्या दिया है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच the information is obtained not from the person regarding whom the information is needed. It is collected orally from other person who are expected to possess the information. आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे नहीं पूछ रहा हूं, किसी और इंसान से पूछ रहा हूं। और वो जो इंसान है ना, नॉर्मली उस इंसान को क्या बोला जाएगा? तो बोल रहे विटनेस। क्या बोलेंगे? विटनेस। दैट मीन्स I am collecting the data from a third party and that third party is called witness. आपसे related questions किसी और को पूछे जाएंगे। For example, by this method, the data of the economic condition of the worker may be collected from their employer rather than the workers. अच्छा, सपोज आप सब लोग मेरे वहां काम करते हो, आप सब वर्कर्स हो, आपका डेटा आपसे कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, वो लोग आके मुझसे पूछ रहे हैं, एम्प्लॉयर से पूछ रहे हैं कि भाई वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताओ, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी है या फिर नहीं। तो याद रखना, ये एक तरीका है जहां पे थर्ड पार्टी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड इसकी सूटेबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज। अच्छा, से फॉर एग्जाम्पल एक बैच है, 200 लोगों की बैच है, 200 लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैंने सोचा आज फर्स्ट लेक्चर है, मुझे देखना पड़ेगा यार बैच कैसी है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, वीक है, क्या है, देखना पड़ेगा। मुझसे पहले एक फैकल्टी लेक्चर लेके गई थी। मैंने सोचा इन सबको एक एक करके पूछे, इससे बेटर है फैकल्टी से डायरेक्ट पूछ लेता हूं जिनका पहले लेक्चर था कि यार बैच कैसी, अच्छी है कि नहीं है। फैकल्टी ने बोला बहुत स्मार्ट बैच है, बहुत अच्छी बैच है। मतलब मैंने आप सबका डेटा किससे कलेक्ट किया है? तो याद रखना, आप सबका डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। किससे कलेक्ट किया? फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। तो याद रखना, अगर रिलेटिवली लार्ज पॉपुलेशन है तो भी डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? किसी और से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट हम जो कवर करेंगे वो है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेस्पोंडेंट। अगर आपको लगता है कि रेस्पोंडेंट के साथ यानी सामने वाले के साथ कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, तब भी आप लोग उसका डेटा किसी थर्ड पार्टी से क्या कर सकते हो? कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो भी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग द इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। हो सकता है कि मैं जिस इंसान से डेटा कलेक्ट करने के बारे में सोच रहा हूं वो शायद इलिटरेट है, वो शायद मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। अगेन थर्ड पार्टी की मदद लेके मैं डेटा क्या कर सकता हूं? कलेक्ट कर सकता हूं। इलिटरेट इंसान जवाब नहीं दे पाएगा, बट उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली क्या कर सकती है? आंसर दे सकती है। नेक्स्ट, सूटेबिलिटी। इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव एन इंफॉर्मेशन। सर ऐसी कौन सी जगह है जहां पे सिर्फ एक्सपर्ट्स की जरूरत है? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल फॉरेंसिक। जब हम लोगों को फिंगरप्रिंट का या डीएनए का या ऐसा कोई डेटा चाहिए, तो क्या हम सामने वाले कंसर्न पर्सन से थोड़ी पूछ सकते हैं? फिंगरप्रिंट या डीएनए या ऐसा कोई भी डेटा कौन प्रोवाइड कर सकता है? फॉरेंसिक। फॉरेंसिक भी कौन है देखा जाए तो? थर्ड पार्टी। वी आर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द थर्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि आप लोग शायद उस इंफॉर्मेशन का आंसर कभी दे पाओगे नहीं। उसका आंसर कौन दे पाएगा? सिर्फ एक्सपर्ट दे पाएगा उसका आंसर।
एंड दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट ये मेथड ज्यादा यूज करती है जब कोई क्राइम होता है या ऐसा कुछ भी होता है तो। अच्छा, एडवांटेजेस चेक करते हैं। सबसे पहले जो एडवांटेज इन्होंने देके रखा है वो दिया है वाइड कवरेज, मतलब ध्यान रखना कवरेज की बात की इन लोगों ने। मैंने आपको बोला कि मैं 200 लोगों को पढ़ा रहा हूं इस बैच में। अच्छा, 200 लोगों का डेटा तो कहां एक एक से कलेक्ट करने जाऊंगा। मैंने बोला मेरे से पहले जो फैकल्टी थी वो लेक्चर लेके गए, मैंने उनको ही डायरेक्टली पूछ लिया कि भाई बैच स्मार्ट है या नहीं है। उन्होंने बता दिया कि बैच स्मार्ट है, बहुत अच्छी बैच है, सुपर बैच है। पूरे थर्ड पार्टी का डेटा मैंने किससे कलेक्ट कर, पूरा जो हमारा पॉपुलेशन है उसका डेटा हमने किससे कलेक्ट कर लिया है, थर्ड पार्टी से। एक एक जन से डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड लेस एक्सपेंसिव, ऑब्वियस बात है यार, एक एक से पूछने जाऊंगा उसकी जगह बेटर है ना थर्ड पार्टी से पूछ लो। 200 लोगों का डेटा डायरेक्टली मैंने एक ही बार में किसी और जन से पूछ लिया, बैच स्मार्ट है कि नहीं है, क्या खर्चा होगा, टाइम बिगड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, क्या बोला था मैंने अभी आपको, फॉरेंसिक वाला। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन में अगर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो भी आप ये मेथड यूज कर सकते हो। और बेटा वापस बोल रहा हूं, ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला, अगर आप लोगों को किसी भी मेथड की सूटेबिलिटी आती है तो मेरिट्स और डिमेरिट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स उसके अंदर से ही बनते हैं। नेक्स्ट वन, फ्री फ्रॉम बायस। अच्छा, कोई बायसनेस नहीं है। एक बात समझो, ऐसा हो सकता है कि वो जो फैकल्टी, मैंने उनको जब पूछा आप लोगों के बारे में, तो क्या वो फैकल्टी आप लोगों के बारे में बायस्ड होगी? नहीं होगी। उनको क्या लेना देना यार, वो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे कि स्टूडेंट्स स्मार्ट है या फिर नहीं है, बैच अच्छी है या नहीं है। इसमें बायसनेस का कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, यही पॉइंट डिसएडवांटेज में भी कवर करेंगे, अभी एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है। एंड लास्ट वन इज सिंपल। मेथड बहुत सिंपल है। क्या है, सिर्फ थर्ड पार्टी से आपको यानी विटनेस से आपको डेटा कलेक्ट करना है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई लॉ इसके अंदर लगाना नहीं है। चलो कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला डीमेरिट विच इज लेस एक्यूरेट। भाई एक्यूरेसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपका डेटा आपसे नहीं कलेक्ट कर रहा हूं, किसी और से कर रहा हूं, तो डेफिनेटली एक्यूरेसी की प्रॉब्लम तो आने ही वाली है। क्या 100% एक्यूरेट डेटा मिलेगा मुझे आपका? नहीं मिलेगा। सेकंड प्रॉब्लम विच इज बायस्ड। अच्छा, मैं आपके पास आया, मैंने आपके पास से डेटा कलेक्ट किया है आपके फ्रेंड से रिलेटेड, कोई भी आपका नोन पर्सन था, फ्रेंड या रिलेटिव जो भी है। अगर सपोज करो आपको ऐसा है कि आप उसे बचाना चाहते हो, तो हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बोलोगे उसके बारे में, आप उसकी गलती छुपा रहे हो। यहां पे आप जो डेटा दे रहे हो आप बायस्ड हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नोन पर्सन के लिए डेटा प्रोवाइड कर रहे हो मुझे, उसने कुछ भी नहीं किया था लेकिन फिर भी आप जानबूझ के बोल रहे हो कि हाँ उसी ने किया है। अगेन आप जो डेटा दे रहे हो ना वो कैसा है, बायस्ड है। तो ध्यान रखना, बायसनेस के चांस कभी कभी आ सकते हैं। एंड डाउटफुल कंक्लूजन। आपने जो डेटा दिया, क्या उसके ऊपर मैं पूरी तरीके से कंक्लूजन पे आ पाऊंगा? जरूरी है कि कंक्लूजन सही आए मेरा। हो सकता है अगर आपने डेटा ही गलत दिया हो तो मेरा कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बोल रहे यहाँ पे कंक्लूजन थोड़े बहुत क्या हो सकते हैं, डाउटफुल हो सकते हैं। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, 3 में से कितने मेथड हो चुके हमारे? 2 मेथड हो गए। पहला मेथड कौन सा था, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा मेथड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एंड थर्ड वन, लास्ट मेथड विच इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेस। लोकल सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। पता है ये मेथड ज्यादा कहां पे होता है, किसी न्यूज़पेपर एजेंसी की अगर बात करो। मैंने बोला टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ओनर हूं तो क्या मैं पर्सनली खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाता हूं इंडिया लेवल पे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बॉस। मैंने कुछ लोकल सोर्सेज को अपॉइंट करके रखा है जो डे टू डे बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और वो मुझे क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सो न्यूज़पेपर एजेंसीज में और सब में होता है। अच्छा, रेडियो पे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जिसमें बोला जाता है कि इस एरिया में आप जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो क्या वो आरजे पर्सनली वहां पे गया है चेक करने के लिए? नहीं, किसी लोकल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली और उसके बेस पे उसने डेटा क्या किया, कलेक्ट कर लिया है। सूटेबिलिटी की बात करें, रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। न्यूज़पेपर एजेंसी बेटा रेगुलर बेस पे इंफॉर्मेशन चाहिए, रोज की रोज इंफॉर्मेशन चाहिए। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज,
मैंने बोला टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है बॉस, बड़े स्केल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। द इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो एंड टीवी। टीवी पे कोई न्यूज चैनल है, मैंने आपको रेडियो का बोला, वहां पॉसिबिलिटी है। मैगजीन्स और जर्नल्स अगर रेगुलर बेस पे पब्लिश हो रही है वो सब जगह पे। एंड अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। कोरोना के टाइम पे आपको याद होगा न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में रोज इंफॉर्मेशन आती थी अबाउट डेथ रेट, लेकिन है ना वो पूरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं थी, थोड़ा बहुत है ना उसमें नंबरिंग में प्रॉब्लम था। किसी न्यूज चैनल पे देखोगे तो उसमें डेथ रेट था 270 पर डे, तो कोई बोल रहा है 280, तो कोई बोल रहा है 285। अगर एक्यूरेसी थोड़ी बहुत शायद अगर कम होगी तो माइट भी पॉसिबल चलेगा, वो इस मेथड में आएगा, लोकल सोर्सेज में। पूरी एक्यूरेसी आपको मिलने वाली नहीं है। चलो लास्ट मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज चेक कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले इन्होंने आपको बोला है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। सर सस्ता कैसे हुआ, इंफॉर्मेशन इंडिया लेवल पे कलेक्ट कर रहे हो आप तो, पर बेटा अगर पर्सनली डेटा कलेक्ट करने जाते तो टाइम लगता है। लोकल सोर्सेज की मदद से हमारा टाइम, एफर्ट, कॉस्ट सब कुछ बच जाता है। आज नो डाउट इंडिया लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, लोकल सोर्सेज को पे किया जाता है, लेकिन फिर भी किसी न्यूज़पेपर की कॉस्ट देखिए आप लोगों ने, कितने रुपए का होता है, 3 रुपए का, 4 रुपए का, 5 रुपए का, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइड कवरेज, ऑब्वियसली बड़े लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, बड़ा एरिया कवर कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट कंटिन्यूटी, अगर आप रेडियो की बात करते हो, न्यूज़पेपर की, रोज की रोज कंटिन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड लास्ट वन, सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। कोई पर्टिकुलर पर्पस को लेके आपको डेटा कलेक्ट करना है, आप लोग उन लोकल सोर्सेज को अपॉइंट करो। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल देके रखा है आपको, एग्जांपल द प्राइस कोटेशन फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन मार्केट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अच्छा, सीरियल्स है, पल्सेस है, ऐसा कोई भी चीज का आपको डेटा कलेक्ट करना है और आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। आप वहां के उस सिटी के, उस एरिया के लोकल सोर्सेज को अपॉइंट करो, वो लोग प्राइस का डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बेस पे वो लोग इंफॉर्मेशन भी आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपका ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्पस है तो भी डेफिनेटली ये मेथड यूज हो सकता है। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस थे। अच्छा, एडवांटेजेस के साथ दूसरा इन्होंने दिया है डिसएडवांटेज, जिसमें बोला लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। एक बात समझो, यहाँ पे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं है भाई, लोकल सोर्स आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। क्या मैंने खुद ने पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन किया है किसी के साथ? नहीं। इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? लोकल सोर्स से आ रही है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ने अगर 500 बंदों को अपॉइंट किया है, 500 लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बेटा डेटा कलेक्ट करने का तरीका हर किसी का तरीका अलग है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में मैं अकेला डेटा कलेक्ट कर रहा था तो यूनिफॉर्मिटी थी, यहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वन इज पर्सनल बायसनेस। अच्छा, यहां पे अगर इन केस डेटा कलेक्ट करते टाइम लोकल सोर्स ही बायस्ड निकला तो वो भी डेफिनेटली आपके लिए क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। नेक्स्ट वन, लेस एक्यूरेट। मैंने आपको बोला डेथ रेट का डेटा, कोई 260 बोल रहा है, कोई 265, तो कोई 270। एक्यूरेसी शायद कम हो सकती है लोकल सोर्स के केस में। एंड नेक्स्ट वन, डिले इन कलेक्शन। भाई हो सकता है कि डेटा कलेक्ट करने में भी डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम लगे। इतने बड़े लेवल पे डेटा कलेक्ट करोगे तो इतनी जल्दी तो आपका काम होने वाला नहीं है। तो याद रखना, अभी तक आप लोगों ने जो पर्सनल इंटरव्यू के केस में 3 मेथड पढ़े, वो कौन से 3 मेथड थे? सबसे पहला, साथ में बोलेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा कौन सा था, चलो फटाफट, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। पहला था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एंड लास्ट वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस। तो आई होप सबसे पहले तो ये तीनों मेथड जो है फर्स्ट कैटेगरी के अंदर वो क्लियर होने चाहिए आप लोगों को। पहले एक बार इतना देख लो, फिर आगे हम लोग सेकंड वाले मेथड पे शिफ्ट होते हैं। सो फर्स्ट मेथड देख लिया हम लोगों ने। अब सेकंड वाला जो हमारा मेथड है वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। क्या नाम है? टेलीफोनिक इंटरव्यू। सबसे बेसिक और सबसे छोटा मेथड है ये, ध्यान रखना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये एक्चुअल में सी नहीं है, जिसको अपने बी कर देते हैं। पहला देख लिया आप लोगों ने पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा टेलीफोनिक इंटरव्यू।
According to this mode of data collection, the investigator seeks the desired information from the respondent over the telephone. अच्छा, वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन. अच्छा, इस मेथड के एडवांटेजेस की बात करें, फर्स्ट वन इज ओरिजिनलिटी, सेकंड वन इज एक्यूरेसी एंड थर्ड वन इज रिलायबिलिटी. आपको पता है यही सारी चीजें आप लोगों ने डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में भी चेक किया था, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में. भाई यहाँ पे भी मैं ही कलेक्ट कर रहा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि टेलीफोन के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है, तो आपका जो डेटा है वो ओरिजिनल रहने वाला है, एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और रिलायबिलिटी भी है क्योंकि आप खुद कलेक्ट कर रहे हो. एंड द एडेड एडवांटेज इज दैट इट इज मच चीपर एज कंपेयर्ड टू द पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. एक से जाके पूछूंगा ना तो डेफिनेटली खर्चा बढ़ेगा, टाइम बचता है मेरा, एफर्ट्स बचते हैं अगर टेलीफोन का यूज कर रहे हैं. टाइम, एफर्ट्स, कॉस्ट सब कुछ बचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन. तो ये बेसिक एडवांटेजेस दिए इन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू के. अच्छा, कुछ डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट वन इज पर्सनल बायस. अच्छा, बायसनेस तो कब हो सकता है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में भी हो सकता था कि अगर इन केस डेटा कलेक्ट करने वाला इंसान ही बायस्ड निकला, पार्शियलिटी, तो फोन पे भी वही चीज, वही प्रॉब्लम आने वाली है, तो बायसनेस का प्रॉब्लम आएगा. सेकेंड वन इज लिमिटेड एक्सेस. अच्छा, लिमिटेड एक्सेस मतलब ध्यान रखना सिर्फ उन लोगों को ही अप्रोच कर पाऊंगा जिनके पास टेलीफोन है या जिस एरिया में टेलीफोन कनेक्टिविटी है. एंड नेक्स्ट, अच्छा ये दोनों हो गए हमारे डीमेरिट, दो ही है डीमेरिट. तो सबसे पहले याद रखना, पहला आप लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू वाला मेथड, दूसरा जो है वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू. ये तो बहुत सिंपल था, छोटा सा मेथड था. थर्ड जो मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर, ये हमारा सी, थर्ड एंड लास्ट मेथड है फॉर प्राइमरी डेटा. याद रखना कौन सा, प्राइमरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा का हमारा लास्ट वाला पॉइंट हम लोग कवर करेंगे विच इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर. इसके अंदर इन्होंने आपको दिया है दो मेथड है, फर्स्ट वन इज मेलिंग क्वेश्चनर एंड सेकेंड वन इज एन्यूमरेटर्स मेथड. अच्छा, पहले इसकी बात करते हैं, मेलिंग क्वेश्चनर की बात करते हैं. अंडर दिस मेथड द क्वेश्चनर्स आर मेल्ड टू द रेस्पोंडेंट. A letter is attached with the questionnaire giving the purpose of inquiry. It is also assured that the information would be kept secret. ये क्वेश्चनर मेथड, मैं आप लोगों से डेटा कलेक्ट करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ ए क्वेश्चनर. मैंने क्वेश्चनर बना के रखा है, मैं आप लोगों को क्वेश्चनर मेल करूंगा, आप लोगों को क्वेश्चनर पढ़ोगे, रिप्लाई करोगे, मतलब पूरा डेटा फिल करोगे और फिर आपको क्वेश्चनर मुझे वापस से भेज दोगे. मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं कि आपका डेटा क्या रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा, आपका डेटा एज सच लीक होने वाला नहीं. तो सबसे इजीएस्ट मेथड है जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चनर सामने वाले को क्या करना है, मेल करना है. सूटेबिलिटी चेक कर लेते हैं एक बार, मेथड कहां पे सूटेबल है. तो सबसे पहले इन्होंने बोला है दैट द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड. अच्छा, मुझे 2 लाख लोगों से डेटा कलेक्ट करना है तो भी चलेगा क्योंकि मेल कर सकते हैं ऑन द स्पॉट हम लोग. एंड द रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड. भाई ये चीज ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम भी है. ये मेथड सिर्फ वहां ही यूज हो सकता है जहां पे इंसान पढ़ा लिखा हो. अनएजुकेटेड इंसान भी ये मेथड, क्वेश्चनर मेथड यूज कर पाओगे नहीं. सबसे पहले इकोनॉमिकल, टाइम, मनी, एफर्ट सब बचता है. बहुत कम से कम कॉस्ट में आप क्वेश्चनर भेज सकते हो और डेटा कलेक्ट कर सकते हो. सेकंड वन इज ओरिजिनल. मैंने आपको क्वेश्चनर भेजा, आपने पढ़ा, आपने खुद ने रिप्लाई किया, तो कहीं ना कहीं जो डेटा आया वो फेयरली रिलायबल है, मैं उस पर रिलाई कर सकता हूं कि सामने वाले बंदे ने मुझे रिप्लाई किया. एंड लास्ट वन, वाइड कवरेज. एक साथ बहुत सारे लोगों को कवर करना है, 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख तो भी चलेगा. क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनर क्या करना है, सेंड करना है. तो ये मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग. अच्छा, डिसएडवांटेज भी है जिसमें सबसे पहले बोला है लैक ऑफ इंटरेस्ट. ये बहुत बड़ी मुसीबत है बॉस. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने आपको क्वेश्चनर भेजा और आपको उस क्वेश्चनर को रिप्लाई करने में इंटरेस्ट ही ना हो. बहुत बार ऐसा होता है, हमारे पास क्वेश्चनर आते हैं व्हाट्सएप और उस सब पे, क्या हम फिल करते हैं? नहीं करते, हम छोड़ देते हैं कि यार छोड़ना, कौन भरे. तो लैक ऑफ इंटरेस्ट का प्रॉब्लम आ सकता है. सेकेंड वन, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी.
एक बार मैंने जो क्वेश्चनर बना के आपको भेज दिया, अब उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्वेश्चंस के चेंजेस होने के ऐसे कोई चांसेस नहीं है, मतलब यहां पे ये प्रॉब्लम आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। एंड नेक्स्ट वन इज लिमिटेड यूज। अच्छा, जब लिमिटेड यूज की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था इंसान क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड है तब तक तो ठीक है, अगर एजुकेटेड नहीं है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, वो इंसान रिप्लाई नहीं कर पाएगा आपको। नेक्स्ट वन, बायस्ड। इफ द रेस्पोंडेंट्स आर बायस्ड, अच्छा बहुत बार ये भी होता है, जो बंदा आंसर दे रहा है ना, अगर वो ही बायस्ड निकला या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चनर में हम एड हॉक बेस पे कुछ भी इंफॉर्मेशन भर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही आपके पास। एंड अगेन सेम, लेस एक्यूरेसी। दिस इज बिकॉज सम क्वेश्चंस मे बी डिफिकल्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली एक्यूरेट आंसर्स मे नॉट बी ऑफर्ड। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है जो बहुत डिफिकल्ट है, या ऐसा भी हो सकता है कि डिफिकल्ट नहीं है बट सामने वाले को समझ में नहीं आया और वो उसका आंसर ही नहीं दे रहा या ठीक से आंसर नहीं दे पाया, तो ये डिसएडवांटेजेस है जो आप लोग मेलिंग क्वेश्चनर मेथड में क्या करते हो, फेस करते हो। क्वेश्चनर मेथड कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में। सबसे पहले मेलिंग क्वेश्चनर, मतलब मैं आपको मेल कर रहा हूं। सेकेंड वन इज एन्यूमरेटर्स मेथड। है तो ये भी क्वेश्चनर मेथड ही, लेकिन यहां पे क्वेश्चनर लेके पर्सनली आपके पास कौन आने वाला है, एन्यूमरेटर खुद आने वाला है। अच्छा समझो, पहले तो एन्यूमरेटर कौन होता है, मुझे डेटा कलेक्ट करना है, तो मैंने शुरुआत में क्या बोला, मुझे क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टिगेटर बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेटर। जो बंदा मेरे बिहाफ पे आपके पास आने वाला है डेटा कलेक्ट करने के लिए, मिस्टर एक्स को मैंने क्वेश्चनर दिया, वो क्वेश्चनर लेके आपके पास आया, मिस्टर एक्स जो है ना, मिस्टर एक्स को क्या बोलेंगे, एन्यूमरेटर, जिसको पूरी तरीके से मैं ट्रेन करूंगा कि डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है और फिर आपके पास भेजूंगा। और आपको क्या बोला जाएगा, मैंने बोला था रेस्पोंडेंट। इन्वेस्टिगेटर, रेस्पोंडेंट एंड एन्यूमरेटर, 3 अलग अलग तरह के लोग हैं। एन्यूमरेटर्स मेथड में है तो वही क्वेश्चन, सेम टू सेम, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं मेल नहीं करूंगा आपको, वही एन्यूमरेटर खुद वो क्वेश्चनर लेके आपके पास आएगा, एक एक करके क्वेश्चन रीड करेगा, आप रिप्लाई करोगे और नोट डाउन भी वही करेंगे। मतलब जवाब आपको सिर्फ देना है, लिखना भी नहीं है, नोट डाउन भी कौन कर रहा है, एन्यूमरेटर खुद नोट डाउन कर रहा है। सो जब हम लोग इस मेथड की बात करते हैं, अ क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्वायरी, द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द रिस्पोंडेंट एंड द क्वेश्चंस आर फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर देमसेल्फ। देखो पूरा क्वेश्चनर कौन फिल करने वाला है, एन्यूमरेटर खुद, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जवाब देना है। तो ये मेथड ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा यहां पे आप देखो, सूटेबिलिटी में इन्होंने दिया है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। एक्चुअली आपको बताऊं, ये उल्टा होगा, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। उसका रीजन है कि एक एक के पास से डेटा कलेक्ट करना, एन्यूमरेटर खुद विजिट करने वाला है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एक्चुअली इट इज नॉट लार्ज। The investigation needs specialized and skilled investigator। जो एन्यूमरेटर आपके पास आ रहा है ना, वो एन्यूमरेटर कौन होना चाहिए, पता है, स्किल्ड इंसान होना चाहिए। कोई बेसिक आदमी आके कभी भी डेटा कलेक्ट कर पाएगा नहीं, उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड द इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज एंड द कल्चरल नॉर्म्स। जो इंसान डेटा कलेक्ट करने निकला है उसको थोड़ा बहुत तो लोकल लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं गुजरात में हूँ, गुजरात में अगर मैं डेटा कलेक्ट करने निकला हूँ तो डेफिनेटली मुझे गुजराती लैंग्वेज का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, यहाँ के कल्चर का नॉलेज होना चाहिए, तो मेरे लिए डेटा कलेक्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड एडवांटेजेस में अगेन इन्होंने यही देके रखा है, वाइड कवरेज। दिस मेथड इज केपेबल ऑफ वाइड कवरेज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन्वॉल्व। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वाइड कवरेज मतलब ज्यादा लोगों को कवर कर रहे हैं, नहीं। वाइड कवरेज से हमारा कहना है कि हम यहाँ पे लिटरेट के साथ इलिटरेट को भी कवर कर सकते हैं। मेलिंग क्वेश्चनर में इलिटरेट इंसान जवाब नहीं दे पा रहा था, यहाँ पे तो यार आपको सिर्फ जवाब देना है, नोट डाउन कौन करने वाले हैं, एन्यूमरेटर खुद नोट डाउन करेगा, तो इलिटरेट अनएजुकेटेड लोग भी कवर हो रहे हैं। सेकेंड वन इज एक्यूरेसी। थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा है क्योंकि एन्यूमरेटर खुद आपके सामने बैठा है, पूरा क्वेश्चनर फिल कर रहा है, तो आप डेटा दोगे। अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा तो आपको क्वेश्चन समझाएगा। नेक्स्ट वन, पर्सनल कॉन्टैक्ट।
अगर एन्यूमरेटर को या इन्वेस्टिगेटर को लोगों के साथ या रिस्पोंडेंट के साथ पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन करना है तो भी अच्छा तरीका है, फेस टू फेस कांटेक्ट मेंटेन करना है। नेक्स्ट वन इज इम्पार्शलिटी। भाई ध्यान रखना, आपका जो एन्यूमरेटर है वो नॉर्मली इम्पार्शल है, वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करने आया है, एज सच कोई बायसनेस नहीं है। हाँ, माइट बी पॉसिबल, अगर वो आपको जानता है तो शायद इंफॉर्मेशन बायस्ड हो, बट नॉर्मली यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज भाई कंप्लीटनेस। अगर मैंने आपको मेल किया, आप रिप्लाई नहीं करोगे, आधा अधूरा रिप्लाई करोगे, आधा अधूरा क्वेश्चनर भेजोगे, सब कुछ हो सकता है। लेकिन यहां तो क्वेश्चनर लेके मैं खुद आपके पास आ जाऊं तो क्वेश्चनर कंप्लीट फॉर्म में ही आएगा, हर क्वेश्चन का जवाब दोगे, पूरा क्वेश्चनर में क्या करूंगा, फिल करूंगा। तो कंप्लीटनेस है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव। क्यों? एक के पास जाके डेटा कलेक्ट करना है, एन्यूमरेटर को ट्रेनिंग भी देनी है कंसिडरेबल लेवल पे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी चेक करना है अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर। सोच के देखो, आपके एरिया या सिटी में एन्यूमरेटर ही नहीं है अवेलेबल, तो भाई ये मेथड कब हो सकता है, जब अच्छा एन्यूमरेटर अवेलेबल। एन्यूमरेटर नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। एंड ऑब्वियसली इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, भाई बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रेनिंग देने के बाद वो एक के पास जाएगा डेटा कलेक्ट करने। एंड नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मली ये मेथड कौन यूज करता है, गवर्नमेंट। आप देखो पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया के लिए जो टीम आपके घर पे आती है वो ट्रेंड है, वो लोग आपको लाइन वाइज क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दो, वो लोग ही नोट डाउन करेंगे सब कुछ। ऑल इंडिया लेवल पे 140 करोड़ लोगों का डेटा कलेक्ट करना है। इमेजिन करके देखो कॉस्ट कितनी ज्यादा हो जाएगी। क्या प्राइवेट सेक्टर उतनी कॉस्ट बेयर कर पाएगा? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। एंड लास्ट वन इज पार्शल। अगर इन केस एन्यूमरेटर बायस्ड निकला, अगर वो आपका नोन है या ऐसा कुछ है और बायस्ड निकला, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है। अदर देन दैट कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। मतलब क्वेश्चनर मेथड में कितने मेथड है? दो। क्वेश्चनर के अंदर पहला देखा मेलिंग क्वेश्चनर, और दूसरा आप लोगों ने जो देखा वो एन्यूमरेटर्स मेथड। टोटल प्राइमरी डेटा में कितने पार्ट कवर किए हम लोगों ने? 3। सबसे पहले पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू, और टेलीफोनिक के बाद हमने देखा क्वेश्चनर मेथड। पर्सनल इंटरव्यू में कितने टाइप देखे हम लोगों ने? 3। पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा कौन सा कवर किया था? इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस। टेलीफोनिक में कोई कैटेगरी नहीं थी। क्वेश्चनर में कितनी कैटेगरी? 2। पहला मेलिंग क्वेश्चनर और दूसरा एन्यूमरेटर्स मेथड। आई होप पहले यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी है, मेथड है, वो क्लियर होना चाहिए आप सब लोगों को। पहले उतना अच्छे से देख लो, पहले अच्छे से। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट इन्होंने देके रखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चनर। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चनर बनाना है तो उस क्वेश्चनर में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सबसे पहले इन्होंने आपको बोला है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चनर बनाओ ना तो ध्यान रखो यार, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। सेकंड वन, सिंप्लिसिटी। क्वेश्चंस एकदम सिंपल होने चाहिए, हो सके वहां तक। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए। नेक्स्ट वन, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चनर में यार ऑर्डर तो मेंटेन करोगे ना। मैंने क्वेश्चनर में आप लोगों को पूछा आपकी क्लास कौन सी है, आपका सेक्शन कौन सा है, आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, आपकी स्ट्रीम कौन सी है, आपका एड्रेस क्या है, सब पूछा, और लास्ट में मैंने आपको पूछा आपका नाम क्या है। नॉट पॉसिबल, ऑर्डर सही होना चाहिए, नाम पहले आना चाहिए। नेक्स्ट, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। भाई ऐसे कोई क्वेश्चन मत पूछो जिससे रिस्पोंडेंट ऑफेंड हो जाए। कोई पर्सनल क्वेश्चन या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कभी भी। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, कॉन्ट्रोवर्सी या डिबेट क्रिएट हो ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सपोज करो अगर मैं आपको पूछता हूं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सबको लेके, तो थोड़ा सा शायद कॉन्ट्रोवर्सी के चांसेस हो जाते हैं। एंड कैलकुलेशंस, भाई कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन को अवॉइड करो। ऐसा भी हो सकता है ज्यादा कैलकुलेशन वाला रखोगे ना तो सामने वाला रिप्लाई ही नहीं करेगा।
So avoid the questions having calculations. Next one is pre-testing the pilot survey. यहां पे इन्होंने दिया है some questions we asked from the respondent on trial basis. अच्छा पहले ना ट्रायल कर लो आपके क्वेश्चनर का, कुछ लोगों पे ट्राई कर लो, इवन पहले तो ये चेक कर लो कि आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं क्या आप खुद उसका जवाब दे पाओगे। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं सारे जवाब दे सकता हूँ, कुछ लोगों पे ट्राई किया वो भी सक्सेसफुल है, तो वही आप उसको मार्केट में लेके जाओ, वरना मत लेके जाओ। एंड नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जब हम लोग क्वेश्चनर की बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होने चाहिए उसके अंदर, किस तरीके से क्वेश्चनर फिल करना है, क्या है, सब कुछ। नेक्स्ट वन क्रॉस वेरिफिकेशन। बहुत बार ऐसा होता है क्रॉस वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको पूछा व्हाट इज योर एनुअल इनकम, आपने बोला सर 40,000 या 50,000 इज माय एनुअल इनकम, पूरे साल का 50,000 कमाता हूं। अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चंस के बाद मैंने पूछा विच कार डू यू ओन, अगर आपने बोला सी फॉर एग्जांपल BMW, ऑडी और रोल्स रॉयस, ऐसी कोई कार बोलते हो, इमेजिन करके देखो यार, आप बोल रहे हो कि इनकम 50,000 है और कार आप BMW ओन करते हो, थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, कंफ्यूजिंग है। एंड लास्ट वन रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। सबसे मेन तो भाई सामने वाले को रिक्वेस्ट करो कि जो क्वेश्चनर बना है आपने जो फिल किया है वो आप क्या करोगे, रिटर्न भी करो। क्वेश्चनर अगर आपने आप ही के पास रख लिया तो कोई फायदा ही नहीं है, तो क्वेश्चनर हमेशा क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, तब जाके उसका फायदा है। तो हम उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पे आप लोगों ने जो देखा वो चैप्टर का पूरा पार्ट 1 था इस वीडियो में, विच इज प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे सेकेंडरी डेटा। क्या कवर करेंगे, सेकेंडरी डेटा। तो पहले यहां तक देख लो, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।